प्रीति राठी एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज इतने सालों बाद भी लोगों की आंखों में पानी आ जाता है। 2023 में घटी इस घटना पर उस समय पूरा देश रोया था। इस केस की सुनवाई के समय मामले की पैरवी कर रहे वकील ने इस अपराध को महिला जाति के साथ करी गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दी थी। वहीं इस केस की सुनवाई कर रहे जज ने भी इस केस के बारे में कुछ बयान दिया था, जिसके बारे में हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक और जानेंगे इस केस के पीछे की सच्चाई। साल 2013 और तारीख थी 1 मई। सभी लोगों के लिए ये तारीख बिल्कुल आम दिनों की तरह ही थी, लेकिन दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति के लिए ये तारीख बहुत ही खास थी, क्योंकि प्रीति पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हाल ही में प्रीति ने कुछ ऐसा किया था जो बहुत ही खास था, जिससे उसके घर वालों का सिर शान से ऊंचा हो गया था। दरअसल 23 साल की प्रीति ने दिल्ली से ही अपनी नर्सिंग की पढ़ाई करी और वो मिलिट्री अस्पताल में नर्स बनना चाहती थी। उसने खूब जमकर तैयारी करी और कुछ दिनों बाद ही उसका सिलेक्शन इंडियन नेवी में नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर हो गया। अब प्रीति को ज्वाइनिंग के लिए मुंबई के कोलबा में नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था। इसीलिए 1 मई 2013 को प्रीति मुंबई जा रही थी। वो कभी भी दिल्ली से बाहर नहीं गई थी, तो उसके पिता अमर सिंह राठी और उसके चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी उसके साथ उसे मुंबई छोड़ने गए थे। पूरा परिवार 1 मई 2013 को दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गरीब रथ ट्रेन में बैठ जाते हैं। सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन में भीड़ बहुत ही ज्यादा हो गई थी और इसी भीड़ के बीच एक युवक ऐसा भी था जिसने अपने चेहरे को गमछे से छुपा रखा था। कुछ समय बाद प्रीति नोटिस करती है कि वो लड़का जिसने अपने चेहरे को छुपा रखा था वो प्रीति को काफी देर से घूर रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन फिर भी वो लड़का प्रीति को घूरता रहता है, जिसके चलते प्रीति के परिवार वाले भी सतर्क हो जाते हैं। अगले दिन यानी 2 मई 2013 सुबह के 8:05 पर ट्रेन बांद्रा टर्मिनल पर पहुंच जाती है और प्रीति अपने परिवार के साथ ट्रेन से उतर जाती है। प्रीति अपने आप को थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही थी, जिससे वो थोड़ा धीरे चल रही थी, लेकिन उसके परिवार वाले थोड़ा तेज चल रहे थे। ये देखकर कि सभी आगे निकल गए हैं, तो प्रीति ने भी अपनी गति बढ़ा दी। अभी प्रीति कुछ कदम चल ही रही थी कि वो अपने कंधे पर किसी के हाथ के होने का महसूस करती है, और जैसे ही प्रीति पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वही युवक दिखाई देता है जो ट्रेन में उसे बार बार घूर रहा था। तभी वो लड़का एक डिब्बा निकालता है और उसमें से कुछ प्रीति के चेहरे पर फेंक देता है। ऐसा होते ही प्रीति जोर जोर से चीखने लगती है। प्रीति की चीख सुनकर उसके परिवार वाले भी उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं और स्टेशन के आसपास के लोग भी प्रीति के पास आकर देखने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तभी प्रीति के पिता और चाचा प्रीति को उठाने की कोशिश करते हैं। जब वो सभी प्रीति को देखते हैं तब समझ आता है कि उस पर एसिड अटैक हुआ है। प्रीति के परिवार वाले जैसे ही प्रीति को उठाने लगते हैं तो प्रीति के कपड़ों पर पड़ा एसिड उनके हाथों पर लग जाता है, जिससे उन्हें भी जलन होने लगती है। लेकिन जैसे तैसे करके वो सभी प्रीति को उठाकर स्टेशन मास्टर के रूम तक ले आते हैं। हालत बहुत गंभीर होने के कारण प्रीति को वहां से भाभा अस्पताल के लिए ले जाया जाता है, लेकिन हालत ज्यादा खराब होने के कारण उसे पास के ही गुरु नानक अस्पताल में दाखिल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति की चीख सुनकर उसके पास खड़ा एक व्यक्ति जिसका नाम समीर शेख था, वो समझ जाता है कि उस पर एसिड अटैक हुआ है और वो उस नकाब पोश के पीछे भागने लगता है और साथ ही अपने साथियों को आवाज लगाता है कि सलीम, सलमान, उसे पकड़ो पकड़ो। तीनों उस नकाब पोश का पीछा करते हैं, लेकिन वो सभी को चकमा देकर वहां से भाग जाता है।
प्रीति के साथ साथ उसके परिवार वाले और समीर को भी अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके बाद समीर को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसे ज़्यादा गहरे जख्म नहीं आए थे। वहीं पुलिस भी पहुंच जाती है और स्पॉट पंचनामा बनाती है, जिसके बाद समीर से पूछताछ कर पुलिस पंचनामा तैयार करती है और साथ ही सबूत भी इकट्ठा करती है। अब समस्या ये थी कि गुरु नानक अस्पताल में बर्न यूनिट नहीं था और काफ़ी ज़रूरत का सामान भी नहीं था, इसीलिए प्रीति को जल्द से जल्द मसीना अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां पहुंचकर उसका इलाज शुरू किया जाता है। कुछ समय बाद पुलिस भी प्रीति का बयान लेने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन प्रीति की हालत इतनी खराब थी कि वो बोल भी नहीं सकती थी। उसे इतने गहरे जख्म हुए थे कि उसकी आवाज़ तक चली गई थी। तभी प्रीति हाथ से इशारा करती है और वो बताती है कि वो लिखकर बयान दे सकती है। पूरे देश में ये बात फैल चुकी थी, जिसके बाद जगह जगह प्रदर्शन होना शुरू हो गए। सभी उसकी हालत के बारे में जानना चाहते थे और साथ ही उस अपराधी की गिरफ्तारी भी, जिसने ये घिनौना काम किया था। अब पुलिस वालों के सामने समस्या ये थी कि उनके पास अपराधी का कोई भी क्लू नहीं था। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों से मिलकर पुलिस ने अपराधी का स्केच तैयार करवा लिया था। अब मामले की जांच चल ही रही थी कि 4 मई 2013 को प्रीति की बहन के पास पवन कुमार नाम का एक शख्स फोन करता है और प्रीति की हालत के बारे में पूछता है, जिसकी खबर प्रीति की बहन अपने पिता को देती है और प्रीति के पिता ये खबर पुलिस को देते हैं। जिसके बाद पुलिस वह स्केच प्रीति को दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम इसे जानती हो। तो प्रीति 3 लोगों के नाम पुलिस को देती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। अब क्योंकि प्रीति ने भी पवन कुमार का नाम ले ही लिया था, तो पुलिस छानबीन करती है और 9 मई 2013 को पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर प्रीति की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, जिसके चलते फैसला लिया गया कि प्रीति को बॉम्बे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। शिफ्ट करने के बाद टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम बनाई गई और उन्हें प्रीति के इलाज का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए और देखते ही देखते प्रीति वेंटिलेटर पर आ गई। हर संभव कोशिश करने के बाद भी प्रीति को बचाया नहीं जा सका और 1 जून 2013 को प्रीति ने अपनी आखिरी सांस ली। पूरा देश गम और गुस्से में था। हर कोई प्रीति के जाने के सदमे में था। अब प्रीति का पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके शव को उसके घर भेज दिया जाता है, लेकिन प्रीति के घर वालों ने मामले की जांच सीबीआई से करने की मांग करते हुए प्रीति के शव के साथ ही एक प्रदर्शन रैली निकाल दी, जिसके बाद उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी। अब पुलिस ने भी पवन कुमार नाम के लड़के को पकड़ रखा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। कुछ समय बाद प्रीति के पिता अमर सिंह अपने स्टाफ से पता लगवाते हैं, तो पता चलता है कि घटना वाले दिन पवन कुमार वास्तव में रोहतक में ही था। अब ये पुलिस के लिए बड़ी शर्मनाक बात थी, जिसके बाद इस केस को सीआईडी मुंबई को सौंप दिया गया। जिसके बाद सीआईडी सबसे पहले प्रीति के घर जाती है और सभी से पूछताछ करती है, जिसके बाद एक रिश्तेदार से पता चलता है कि अंकुर पवार नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था, जिसके कारण अरुण ने प्रीति को धमकी भी दी थी कि उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अंकुर को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस अंकुर से पूछती है कि तुम 1 मई 2013 को कहां थे, तो वो कोई ढंग का उत्तर नहीं दे पाता है और पुलिस ने पाया कि उसके हाथों पर वैसे ही निशान बने हुए हैं जैसे एसिड से जलने पर बनते हैं। जिसके बाद उसे 17 जनवरी 2014 को मुंबई लाया जाता है और पूछताछ में सब कुछ साफ हो जाता है कि एसिड फेंकने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि अंकुर ही था। जिसके बाद अंकुर बताने लगता है कि वो प्रीति से प्यार करता था, लेकिन प्रीति के मना करने पर वो उससे बहुत चढ़ा हुआ था और साथ ही प्रीति की नेवी में जॉब लग गई थी,
और वो कुछ करता नहीं था तो उसके घर वाले उसे ताने मारते थे, जिसकी वजह से वो प्रीति से और भी ज्यादा चिढ़ने लगा और उसने तय किया कि वह प्रीति को सबक सिखाएगा और बाकी सब आपके सामने ही है। अब इसके बाद अंकुर की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पुलिस आई विटनेस के सामने आइडेंटिफिकेशन परेड करवाती है, जिसमें समीर शेख, सलीम और सलमान ये कंफर्म करते हैं कि उस दिन जब वो आदमी भाग रहा था तो उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा था, जिससे उन्हें उसका चेहरा दिखाई दे गया था और वो चेहरा अंकुर पवार का ही था। जिसके बाद अंकुर पवार को मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल करी जाती है और मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। ये जानकर आपका खून खौल जाएगा कि जब अंकुर को सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया जाता है तो वो हंसते हुए विक्ट्री का साइन दिखाता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने कुल 37 गवाह पेश किए और कोर्ट में भी आकर सलीम, समीर और सलमान अंकुर की आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, जिसके बाद कोर्ट ने अंकुर को आईपीसी की धारा 302 और 326 के तहत फांसी की सजा और 5,000 का जुर्माना भी लगा दिया। ये पहली बार था जब भारत में किसी एसिड अटैकर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। सुनवाई कर रहे जज ने यह केस देखकर एक टिप्पणी करी कि इस एसिड अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तरीके से जल चुका था कि अगर प्रीति ने अपना चेहरा देख लिया होता तो शायद वो उसी दिन मर जाती। फांसी की सजा के बाद भी अंकुर के चेहरे पर थोड़ा भी डर का भाव नहीं था। इसी से आप उसकी दरिंदगी का अंदाजा लगा सकते हैं। मुंबई सेशन कोर्ट से भले ही अंकुर को फांसी की सजा मिल गई, लेकिन अंकुर ने मुंबई हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। हालांकि जिस दर्द से प्रीति और उसके माता पिता गुजरे थे, उस दर्द के आगे तो अंकुर की फांसी भी कम थी। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी नई क्राइम स्टोरी आप मिस ना करें। धन्यवाद।